This conference will now be recorded. चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 55 दृष्ट्वा प्रमेहम मधुरम सपिच्छम मधुपमम स्यात् द्विविधो विचारः क्षीणेषु दोषेषु अनिलात्मकः स्यात् संतर्पणात् वा कफसंभवः स्यात्। ये श्लोक इसलिए ले रहा हूं कि मधुमेह जो हमने अध्याय 17 में पढ़ा वो मधुमेह और प्रमेह व्याधि होकर होने वाला मधुमेह, इनमें संप्राप्ति में काफी अंतर है। और ग्रंथकार कहते हैं कि दोनों में एक लक्षण समान होता है, वो बता रहे हैं। दृष्ट्वा मधुरम सपिच्छम मूत्रम, मूत्र मधुर है, पिच्छा युक्त है, मधुपम गंध है और वर्ण भी मधुपम है। ये देखकर मधुमेह है ये तो निश्चित हो जाता है, किंतु यहाँ पर कई बार शंका उत्पन्न होती है, क्या ये मधुमेह प्रमेह की अंतिम अवस्था होकर मधुमेह हुआ है या संतर्पणोत्थ 17वें अध्याय में वर्णित मधुमेह है। दोनों मधुमेह है, चिकित्सा दोनों में भिन्न है। 17वें अध्याय में जो मधुमेह देख रहे हैं हम, ये संतर्पणजन्य है, और प्रमेह ये संतर्पणजन्य है, लेकिन प्रमेह में उत्तर काल में जो मधुमेह होता है ये अपतर्पणजन्य है। दोनों मधुमेह के रूप में दोनों की चिकित्सा भिन्न है। अब इस मधुमेह की चिकित्सा 17वें अध्याय में जो मधुमेह है उसकी चिकित्सा प्रमेह के समान करनी पड़ती है, मधुमेह के समान नहीं। प्रमेह और 17वें अध्याय में होने वाला मधुमेह दोनों के हेतु एक है, संतर्पणोत्थ है। हेतु थोड़े भिन्न हो सकते हैं। यह संप्राप्ति अवरोधात्मक होने के कारण मधुमेह साक्षात हो गया है, सीधा मधुमेह। प्रमेय में संप्राप्ति यही होती है, लेकिन क्लेद ज्यादा बढ़ता है, मेद आता है, मेद और क्लेद मूत्र में आता है। वहां पर शायद मधुरत्व नहीं आता है, किंतु चिकित्सा दोनों की संतर्पणोत्त होने के कारण एक होती है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं क्षीणेषु दोषेषु, श्लेष्मा क्षीण हो गया, पित्त क्षीण हो गया, अब बचा है कुछ पार्थिव अंश, और वो मूत्र में आने लगता है। उसमें वसा, मज्जा और ओज, लस्सी का। मूत्र मधुगंध होता है, मूत्र में शर्कर आती है, मधुर होता है, पिच्छल होता है। केवल मूत्र देखकर मधुमेह कहोगे तो गलती होगी।
और जो प्रमेह मधुमेह 17वें अध्याय में है, इसमें धातु क्षय नहीं है। प्रमेह उत्तर मधुमेह में धातु क्षय होता है। इसलिए उसमें चिकित्सा भिन्न होती है, उसमें संतर्पण ही करना पड़ता है। लेकिन 17वें अध्याय में जो मधुमेह है, ये प्रमेह के हेतु किंतु संप्राप्ति में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। इसमें श्लेष्मा, पित्त, सामदोष, इनसे ओजोवह का श्रोतोरोध हो गया है और इसलिए ओज शरीर में उपयोग में नहीं लाया जाता। वो शरीर में जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचता और वो फिर मूत्र मार्ग में आने लगता है। उसके लिए न्याय है। मार्ग दुदात वह जलम उदीर्यते वसतरम, बहने वाला पदार्थ उदीरित होकर अन्य मार्गों में गमन करता है, शरीर में फैलता है, उस पद्धति से होता है। संप्राप्ति इतनी ही अंतर इतना, लेकिन है संतर्पणजन्य, दोनों संतर्पणजन्य है। चिकित्सा दोनों में समान है, मधुमेह में नहीं। प्रमेह और संतर्पणजन्य मधुमेह दोनों की चिकित्सा समान है। फिर से कह रहा हूं, संतर्पणजन्य प्रमेह और संतर्पणजन्य मधुमेह अध्याय 17 दोनों की चिकित्सा प्रायः समान होगी, क्योंकि दोनों संतर्पणजन्य है। इसमें वैचारिक चिकित्सा के दृष्टि से थोड़ा सा अंतर आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब हम चिकित्सा के, मैं क्यों कहता हूं कि ये समान है दोनों की चिकित्सा, उसके लिए हम प्रमेह के संप्राप्ति में थोड़ा सा ध्यान देंगे, विस्तार से नहीं देंगे, थोड़ा सा देंगे। देखिए श्लोक नंबर इसी अध्याय में 4। अस्यासुकम हास्यासुखं स्वप्नसुखं दधिनि ग्राम्य औदक अनुपरसः पयांसि नवान्नपानं गुडवैकृतं च प्रमेह हेतुः कफकृच्च सर्वम्। ये सूक्ष्म रूप में बताया है। इसको कहते हैं उद्देश्य तंत्र युक्ति है, इसको उद्देश्य तंत्र युक्ति कहते हैं। इन शॉर्ट इसका विस्तार 17वें अध्याय में किया हुआ है। अस्या सुखम, अश्य सुख के दो अर्थ मैंने बताया, शब्द में थोड़ा अंतर है। एक अश्य सुख है और एक अस्या सुख है। अश्य सुख यानी मुख का सुख और अस्या सुख यानी बैठने का सुख। अस्या सुख बैठना, स्वप्न सुख सोना, दधी ग्राम्य मांस, औदक मांस, आनूप मांस, दूध, नवान्नपान, गुड़वैकृत, ये जितने भी कफकर भाव है ये प्रमेय के हेतु है और लगभग यही हेतु वहां पर भी है। लगभग यही हेतु है। अंतर कहाँ आता है? अजीर्ण अध्यशन थोड़ा अधिक और कम दोनों में होता है।
तो स्वरूप बदलता है, दोष फट से साम बन जाते हैं, संप्रति में परिवर्तन आता है। उतना चिकित्सक को ध्यान रखना है। अब हम इसकी चिकित्सा देखेंगे। चिकित्सा के लिए अध्याय 15 वही अध्याय श्लोक 15। चरक चिकित्सा सन अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 15। स्थूलः प्रमेही बलवानिहैकः कृशः तथा एकः परिदुर्बलः च संबृहणं तत्र कृशस्य कार्यं संशोधनं दोषबलाधिकस्य। बस। अब ये प्रमेही दो प्रकार के, प्रमेही और मधुमेही दो प्रकार के आपके सामने आएंगे। एक स्थूल और एक कृश। और कृश भी बलवान हो सकता है और स्थूल भी दुर्बल हो सकता है। सारतः संवनरतः। अब इसमें जो कृश है और दुर्बल है, समृगुणम तत्र कृशस्य कार्यम, उस पर भृंगण करना है। कृश और दुर्बल जो है उसका भृंगण करना है। और कृश दुर्बल में भी दोष बलाधिक्य है, तो उसमें दोष शोधन बड़ी युक्ति से भृंगण देते देते करना पड़ता है। वो भी थोड़ा थोड़ा बार बार ऐसे करना पड़ता है। दोष बल अधिक है तो उसमें भी भृंग आपको शोधन करना पड़ेगा, लेकिन भृंगण करते करते करना पड़ेगा। थोड़ा भृंगण दो, फिर अत्यंत लघु मृदु शोधन दो, फिर भृंगण करो, फिर मृदु शोधन करो। इस प्रकार अत्यंत युक्ति से करना पड़ता है। और जो बलवान है उसमें कोई सवाल नहीं है शोधन करने में, लेकिन कृषभ दुर्बल में भृंगण करते करते अल्पाल्प शोधन करना पड़ता है, क्योंकि दोष बलाधिक है। दोष बलाधिक जहां पर है वहां ग्रंथकार कहते हैं चरक कल्पस्थान अध्याय 12। श्लोक क्रमांक 69। चरक कल्पस्थान अध्याय 12 सूत्र क्रमांक 69। दुर्बलः अपि महादोषः विरेच्यो बहुशो अल्पशः मृदुभिः भेषजैः दोषा हन्युः हि एनम् अनिर्हुता। दुर्बल है, महादोष है, कृश है, इनमें यदि आप दोषों को नहीं निकालोगे तो ये बार बार व्याधि निर्माण करते हुए उसको जीवन भर कष्ट देगा। इसलिए इसमें बहुशो बार बार, अल्पशा थोड़ा थोड़ा,
शोधन करते रहना चाहिए। वो भी कैसे? भृंगण करते करते, मांसरस दो, अनुपमांसरस दो, बस्ती दो, अनुपमांसरस की, अश्वगंधा सिद्ध बस्ती दो, भृंगण करो, और फिर ऐसे करते 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 थोड़ा 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 बार बार करो। अब उसके लिए कल्पस्थान में कल्प दिए है। दुर्बलों के लिए अत्यंत मृदु कल्प दिए हैं, बलवानों के लिए उत्तम कल्प दिए है, दोनों कल्प दिए हैं। उसके बाद ऊर्ध्वम अधश्च बले अपनीते अभी संतर्पण में कार्यम। अब दोनों में संतर्पण ही करना है। यदि आप अधिक मात्रा में पुनः अपतर्पण करते रहोगे तो उपद्रव होगा, क्योंकि इसमें मूलतः ओज क्षरण होता है, ओज विश्रंस होता है, ओज व्यापद है। इसलिए उसके बाद संतर्पण ही करना है। एक बार दोष निकाल दिया आपने, अब संतर्पण करना है। वो कैसे करोगे? नहीं तो फिर गुल्म, मूत्रग्रह, ये अति अपतर्पण के लक्षण आपको दिखने लगेंगे। इसलिए अपतर्पण हो रहा है, ये हो समझने के बाद, यानी सम्यक मात्रा में शोधन हो गया है, ये समझने के बाद अब अपतर्पण नहीं करना है। परितर्पणानि प्रसमीक्ष कार्यानि, देखते देखते ध्यान देते देते करना है, कहीं संतर्पण से प्रमेय न बढ़े। इसलिए ध्यान देकर संतर्पण करते रहना है। और जो व्यक्ति को संतर्पण, ये संशोधन नहीं करना है, कर ही नहीं सकते, तब तक क्या करेंगे फिर? तब तक तस्या संशवनी प्रयोज्या, उसको शमन चिकित्सा करनी चाहिए। मंथाः कषायाः यवचूर्णलेहाः लघवश्च भक्षाः, ऐसे देकर हेतु विपरीत शमन चिकित्सा करते रहनी चाहिए। और जब बल प्राप्त हो तब शोधन आप कर सकते हो तो करो, अन्यथा बल बढ़ाते रहो। अब उसके लिए फिर आहार बताया है। उसमें यव ओदन, यानी यव का चावल के जैसे पकाना, यव को सत्तु, यव सत्तु खाना, मुद्गयूष, तिक्त शाक, पुराणशाली ओदन आदि द्रव्यों से आहार करना। और फिर उसके लिए प्रमेय के लिए जो कषाय दिए हैं, आगे जाकर 26 से लेकर आगे भिन्न भिन्न कषाय दिए हैं, शमन कषाय, इनका प्रयोग करना है। और ये शमन होने के बाद फिर अब संतर्पण छोड़ना नहीं है। फिर उसके लिए सर्वेषु मेहेषु पतौ, श्लोक नंबर 33, सर्वेषु मेहेषु मतौ तु पूर्वौ कषाययोगो विहिताः तु सर्वे मंथस्य पाने यवभावनायां स्युः भोजने पानविधौ पृथक् च। सभी मेह में, प्रमेह और मधुमेह में भी, संतर्पण में भी कषाय योगो विहिता तो सर्वे, जो कषाय बताए हैं वो देने चाहिए। और पान में सत्तु वगैरह देना है, पान विधौ च। और भोजन में और पान विधि में
सिद्धानि तैलानि घृतानि चैव देयानि, इसमें सिद्ध तैल सिद्ध घृत का प्रयोग करना है ताकि अपतर्पण न हो। तेन वायु शमम याति, अपतर्पण कम होता है, धातु वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रमेह में यानी संतर्पण जन्य में चिकित्सा करनी है। लगातार अपतर्पण नहीं करना है किसी भी मधुमेह में। प्रमेह में भी विरुक्षण करते हुए संतर्पण ही करना है, ये चिकित्सा सूत्र है। अब द्रव्य का चयन अपने अपने देश काल मर्यादा और रोगी का बल ये देखकर निर्णय लेना है, लेकिन चिकित्सा की दिशा प्रमेह में और 17वें अध्याय के मधुमेह में हेतु त्याग, आवश्यक हो तो संशोधन, हेतु विपरीत शम द्रव्यों से आहार विहार और औषध, और फिर संतर्पण। इस क्रम से चिकित्सा करनी पड़ती है। ये सूत्र बताया विस्तार में, फिर जब इस अध्याय में पूर्ण देखेंगे तब विस्तार में करेंगे। अब हम आएंगे हमारे मूल अध्याय पर। 17 अब यहां से 17 112 चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 17 सूत्र क्रमांक 112। क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः ऊर्ध्वः च अधः च तिर्यक् च विज्ञेया त्रिविधा अपरा। ये जो अध्याय है, मैंने प्रारंभ में कहा था कि दोषों की वृद्धि, क्षय और अन्य गतियां और उनकी विविध अवस्थाएं, ये समझाने के लिए अध्याय लिखा है। व्याधियों में दोष गति कैसे करते हैं, अवस्थाएं उनकी कैसी होती है, ये समझाने का प्रयास इस अध्याय में उन्होंने किया है। और उसके लिए व्याधियों का चयन किया है। पीड़िका, हृदरोग, शिरोरोग और मधुमेह, संतर्पणजन्य मधुमेह। इसके आधार पर हमें ये जो अभी बता रहे हैं गतियां, ये समझाने का ग्रंथकार प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें मैंने कुछ लोग छोड़ दिए हैं पढ़ाते समय, तो पहले ये पढ़ने के बाद, ये गतियां पढ़ने के बाद हम उन शेष श्लोकों का अध्ययन बाद में करेंगे। पहले ये ग्रंथकार जो गतियां बताने चाहते हैं इस अध्याय के माध्यम से, वो पहले पढ़ लेंगे और फिर इसका विस्तार अध्याय में जो शेष श्लोक बचे हैं उसके आधार पर करेंगे। तो पहला है क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषानां त्रिविधा गति। देखिए यहाँ पर शब्द है गति। हमें गम धातु का अर्थ पता है, जाना, और जो गति करते हैं, प्रवास करते हैं, उसका ये भाववाचक नाम गति बन गया। इसका मूल अर्थ है गण, जाना।
लेकिन इनके अर्थ लगाते समय ग्रंथकर्ता का अभिप्राय आपको समझना अनिवार्य है। अब यहाँ पर क्षयम स्थानश्च वृद्धिश्च, दोषों का क्षय होना, दोषों की वृद्धि होना, इनको गति माना है। और इन दोनों का प्राकृत होना यानी सम होना, ये तीसरी गति है। और उसको बीच में रखा है, उसका नाम दिया है स्थानम। तो मूलतः दोष तो प्राकृत होंगे, ठीक ढंग से आर व्यवहार करते हो तो। और जब आप गलती करोगे तो वो या तो क्षय होगा एक दोष का, या तो वृद्धि होगी। जैसे हेतु बनेगा वैसे होगा, ये गति है। अब हम स्थान शब्द से अपनी बोली भाषा में अधिष्ठान अर्थ लेते हैं। अधिष्ठान, घर, बस स्थानक, रेलवे स्थानक नहीं, यहाँ अर्थ स्थान का प्राकृतावस्था ये है। क्षीण दोषों का प्राकृतावस्था में आना ये भी गति है। वृद्ध दोषों की प्राकृतावस्था में आना ये भी गति है। अपने मान में स्थित दोषों का क्षीण होना ये भी गति है। अपने प्राकृत मान में जो दोष है उनकी वृद्धि होना ये भी गति है। इसलिए स्थान शब्द का अर्थ ध्यान में आना चाहिए। स्थान यानी चक्रपाणी की टीका देखेंगे अब। स्थानम स्वमानावस्थानम, अपने मान में रहना, अपने परिमाण में रहना, अपने मान में रहना यानी शरीर उपकारक भाव में रहना, तापदायक भाव में नहीं रहना। इसमें स्थान ये भी गति है। अब स्थान छोड़कर दोषों ने जाना, दोषों ने अपना स्थान छोड़ना, इसका अर्थ क्या हुआ? अपनी जगह से हल गए, आमाशय से निकल के बाहर गए? नहीं, यहाँ अभिप्रेत है दोषों का क्षय हुआ, दोषों की वृद्धि हुई, अपना स्थान छोड़ दिया यानी अवस्था छोड़ दी। इसलिए गति शब्द का यहाँ पर अभिप्रेत अर्थ अवस्था है, अवस्थांतरण है। चक्रपाणी कहते हैं गति ही प्रकरो अवस्था, अवस्था का प्रकार है। अभी तक नॉर्मल था, अब वृद्ध क्षीण हो गया। कल तक प्राकृत था, अब वृद्ध हो गया, अवस्था बदल गई है। क्षीण हो गया या तो वृद्ध हो गया, इसको गति कहते हैं। ये दोषों की गति है। पहली गति है। अब दूसरी गति,
अब दोष संचित है, वृद्ध है, दोनों अवस्था में प्राकृत भी है। ये तीनों गति तो करते ही है, कहीं रुकते नहीं है। इनको हृदय नाम का एक अवयव है जो पूरे शरीर में फेंकता है। प्राकृत हो तो भी फेंकता है, क्षीण हो तो भी फेंकता है, वृद्ध है तो भी फेंकता है। इसको गति नहीं कहते हैं, ये प्राकृत गति है। ऊर्ध्वश्च, अर्धश्च, तिर्यक्च, ये पूरी तरह शरीर में फेंकता है। शरीर में भी जाता है, पैर में भी फेंकता है, शाखाओं में भी जाता है, तिर्यक गति भी करता है। ये गति प्राकृत गति है। इनका पूरे शरीर में जाना और फिर हृदय में आना। संतत्या भोज धातु नाम परिवृत्ति, पूरे परि यानी परिघ, पूरे शरीर में जहां तक त्वचा का आश्रय है वहां तक ये शरीर में जाते हैं, फिर हृदय में आते हैं, शरीर में जाते हैं, फिर हृदय में आते हैं। इसका नाम है परिवृत्ति। ये प्राकृत गति है। ये ऊर्ध्व भी है, तिर्यक भी है, अधो भी है, लेकिन ये प्राकृत गति है। जब ये दोष प्राकृत अवस्था में गति करते हैं तो उसको प्राकृत गति माना जाता है, और जो विकृत अवस्था में घूमते हैं तो वो विकृत गति मानी जाती है। गति वही है, ऊर्ध्व तिर्यक अधः, लेकिन करने वाले विकृत है तो उसको विकृत गति कहेंगे। विकृतों की गति विकृत गति, ये उसका समास है। प्राकृतों की गति प्राकृत गति। प्रकृतानां गतयः प्राकृत गति, विकृतानां गतयः विकृतम गति, विकृता गति। अब यहाँ विकृता गति कहने का अर्थ वायु की गति प्राकृति है, वेदमाला वही है, लेकिन विकृतानां गति, विकृतानां गति, विकृतानां गति, इसलिए उसको विकृत गति कहा गया। और ये जब विकृत दोष ऊर्ध्वोदक तिर्यक फैलते हैं तो इसको भी विकृत गति माना जाता है। क्यों? ये अपना कार्य प्राकृत कार्य नहीं कर सकते हैं। जिसपे उष्मा होना चाहिए उसमें उष्मा नहीं है, वो गया, क्या काम करेगा? अपना अपना काम कर नहीं करेगा। जिसमें स्निग्ध गुण की आवश्यकता है उसमें स्निग्ध गुण नहीं है, घूम रहा है, अपना काम नहीं करेगा। जिसमें द्रव गुण की पिछले गुण की आवश्यकता है वो कम हुआ है, वो घूम रहा है, अपना काम नहीं करेगा, तर्पण नहीं करेगा, इसलिए वो विकृत गति है। दूसरा, या ऊर्ध्वश्चारस्तिर्यक्ष विज्ञेया अपरा गति, इसका दूसरा अर्थ वो अगले सूत्र में बताया है। कोष्ठ शाखास्तिमर्माणि संधिषु, एक तो कोष्ठ में है, और रस रक्तादि शाखाएं हैं, और मध्यम रोग मार्ग है, इनमें भी ये घूमता है, ये भी गति है। इस प्रकार प्राकृत दोषों की गति त्रिविधा है, विकृत दोषों की गति भी त्रिविधा है। अब इस गति में
जाते हैं, उनका संचय हुआ है, प्रकोप हुआ है और शरीर में घूम रहे हैं और कहीं जाकर बैठ गए हैं, इस पूरी अवस्था को ग्रंथकारता प्रकोप कहते हैं। प्रकोप में इतना पूरा आता है: संचय, वृद्धि, उनका अपने अपनी दिशा में जाना और कहीं ना कहीं रुकना। तो ये रुकने तक की प्रक्रिया जो है, इसको ग्रंथकर्ता प्रकोप शब्द से व्यक्त करते हैं। दोषा प्रकोपिता का अर्थ यह है, दोष गति करते हुए स्थान संश्रय कर गए। ये प्रकोप का एक पूरा अर्थ है। इसलिए टीकाकार कहते हैं, चय इत्यत्र तेन प्रकृष्टचयः प्रकृष्टकोपः एवं प्रशमः। प्र शब्द से प्रकृष्ट शब्द लगाया है। तो ये जो तीन अवस्था है, संचय, प्रकोप और स्थान संश्रय, ये प्रकोप शब्द से एक शब्द में तीनों अवस्था व्यक्त करते हैं। इसमें एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि प्राकृत दोषों की गति भी ऊर्ध्वाध तिर्यक है, यानी पूरे शरीर में परिक्रमा कर रहा है, शरीर परिक्रमा कर रहा है, प्राकृत दोष भी है, ये ऊर्ध्वाध तिर्यक गति कर रहा है। ये भी कहीं रुक जाता है तो ये भी उसका प्रकोप है, यानी प्रकोप शब्द से अब अर्थ तीन हो गए हैं। क्षीण दोष शरीर में ऊर्ध्वाध तिर्यक घूम रहे हैं और वो भी कहीं तो भी आश्रय करते हैं, ये भी प्रकोप है। वृद्ध दोष घूम रहे हैं शरीर में, कहीं आश्रय करते हैं, ये भी प्रकोप है। प्राकृत दोष शरीर में घूम रहे हैं, वो भी कहीं रुकते हैं, वो भी प्रकोप है। यानी तीनों दोषों की गति शरीर में अध ऊर्ध्व तिर्यक है, कोष्ठ शाखा मर्म में जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं, चलते आते हैं, घूमते आते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? विकृत गति तो कर रहे हैं। विकृत नाम गति, विकृत गति। प्राकृत घूम रहे, उनको विकृत नहीं कहेंगे, वो प्राकृत गति कर रहे हैं। लेकिन जब वो रुकते हैं तो वो विकृति है। इसलिए ग्रंथकर्ता ने 115 में पढ़ो, 115 की दूसरी लाइन। गतिश्च द्विविधा दृष्टा प्राकृति वैकृति च या। गति प्राकृत भी होती है। प्राकृता नाम गति प्राकृत गति, विकृता नाम गति विकृत गति। गति तो करते हैं, इसलिए कहते हैं पित्तादेव उष्माणः पक्ति। पित्त सारे शरीर में घूमता है, अपना काम करता है परिणमन का। ये प्राकृत गति है। अब जब प्रकोपित होकर के वृद्ध क्षीण होकर काम करते हैं तो व्याधि करते हैं। इस प्रकार गति
प्राकृत दोषों की गति प्रकृत और विकृतों की गति विकृत। और जब स्थान संशय करते हैं तब उसको हम कहते हैं कि इसका प्रकोप हो गया है। और ये गति इस पूरे अध्याय में बताई है। वृद्धि, क्षय और प्राकृतावस्था। ऊर्ध्व शिर में, अध शाखा में, मध्य शरीर में, तिर्यक का अर्थ शाखा, रस, रक्त आदि ऐसा भी ले सकते हैं। यानी ये ऐसी त्रिविध गति का वर्णन ग्रंथकर्ता करते हैं। अब आगे जाकर ये अधिकरण दोषों के गति का चल रहा है। अब 114 में इनकी ये जो गति है, चय यानी वृद्धि, कोप यानी स्थान संश्रय, प्रसर इत्यादि, और प्रशमो यानी नॉर्मलाइजेशन, ये गतियां शरीर में दोषों की नित्य चलती है और यथाक्रम चलती है। कैसी चलती है? वो चलती है चयः प्रकोप प्रशमा वायो हो ग्रीष्मादिषु त्रिषु। ग्रीष्म में वायु का चय होता है, वर्षा में प्रकोप होता है, शरद में वो शांत होता है। ऐसे ही पित्त का होता है, वर्षा में पित्त चय होता है, शरद में कुपित होता है, हेमंत में शांत होता है। श्लेष्मा, हेमंत शिशिर में चित चय होता है, वसंत में प्रकोप होता है और ग्रीष्म में शांत होता है। ये भी एक गति है। चय प्रकोप प्रशमाः पित्तादीनां यथाक्रमम् एषा गति कालकृता। ये गति कालकृत है, निसर्गतः है। ये ग्रंथकार बता रहे हैं। ये कालकृत गति है। अब ये कालकृत गति है, ये बताने का तात्पर्य बड़ा अच्छा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इस गति में उत्पन्न होने वाले दोष, कालकृत दोष, स्वयं शांत होते हैं यदि आहार विहार विधि युक्त रहा तो। और यदि आहार विहार में गलती होती है तो ग्रंथकार कहते हैं गति कालकृता चेषा चयाद्या पुनरुच्यते। चयादि ये गति पुनः आहार विहार से होती है, गलत आहार विहार से भी होती है। ये वाक्य महत्वपूर्ण है। अष्टांग हृदयकार में इस वाक्य को आहारादि वशात पुनः इस शब्द से वर्णन किया है। वाक्य उनका है इति काल स्वभावोऽयम् आहारादि वशात पुनः। यही संदर्भ है। दोषोपक्रम दोष विज्ञान अध्याय में उन्होंने चयादि की
कालकृत गति का वर्णन करते 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 आगे कह दिया इति काल स्वभावयम् आहारादि वशात पुनः, फिर से आहार आदि से यही गति होती है, लेकिन ये फिर निश्चित नहीं है, ये कालकृत निश्चित है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है जो आहार वशात है। और ये ज्ञान उनको तब हुआ जब समाज संपन्न हो गया, ग्रामवासी हो गया, संग्रह करने लगा और मनमाना आहार विहार करने लगा। तब ध्यान में आया कि एक काल था सतयुग का कि जिसमें दोषों का चय प्रकोप प्रशम होता था, कब शांत होता था पता ही नहीं पड़ता था। किंचित किंचित दुख मिलता था, कभी उष्मा हो रहा है, पैर भाग गर्म हो रहे हैं, पसीना आ रहा है, ठंडी बज रही है, सिर भारी हो गया है, ये चलता रहता था। लेकिन ये स्वयं शांत होते थे क्योंकि वहां पर आहार आदि वशात दोषों का संचय प्रकोप नहीं था, क्योंकि आहार विहार नियंत्रित था, मात्रा में था। अब जब वो ग्राम्यवासी हो गए तब घर में पैदा हो रहे दूध, दही, मक्खन, चावल, गेहूं, सब्जियां, फल, इनका व्यवहार मनमाना शुरू हो गया। इसलिए फिर उनको लिखना पड़ा कि नैसर्गिक दोष प्रकोप से तो व्याधि ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आहारादि वशात पुनः होते हैं वो बलवान होते हैं, क्योंकि ये इस पे नियंत्रण निसर्ग का नहीं है, आपका है। ये वर्णन इस अध्याय में खास करके किया हुआ है कि चयादि पुनः पुनरुच्यते। पुनर् इसका अर्थ यहाँ पर है आहार आदि वशात। वाग्भट ने वो बात स्वच्छ की है। इस प्रकार की गतियां ग्रंथकर्ताओं को अपेक्षित है, उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर से एक बार। अब ये गति कालकृता चेषा चयादि पुनरुच्यते, यहाँ विषय समाप्त हो गया। गतिश्च द्विविधा दृष्टा प्राकृति वैकृति च। प्रकृत दोषों की भी गति है, विकृतों भी गति है। प्रकृत दोष अपना कार्य करते हैं, विकृत अपना कार्य नहीं करते हैं। इसलिए प्रकोपित दोष जब घूमते हैं तो व्याधि करते हैं, और प्राकृत घूमते हैं तो शरीर संभालते हैं। इसलिए पित्त उदाहरण देते हैं, पित्तादेव उष्णः, पित्तादेव उष्णः भक्ति नराणाम उपयायते। उष्मा से शरीर में दोषों का, धातुओं का परिणमन होता रहता है, वो पित्त से है, प्राकृत गति से है। और वही पित्त जब क्षीण व वृद्ध होता है तो विकारान कुरुते, ये विकृत गति है। प्राकृत श्लेष्मा शरीर में घूमता है तो उसको बल कहते हैं, और विकृत श्लेष्मा शरीर में घूमता है तो उसको मल कहते हैं। और स्वयं ओजस पृथक का ये उसी को ये जो ओज है ये प्राकृत कार्य करता है, और ये क्षीण हुआ तो उसको व्याधिकर माना जाता है। पापमा उपदिश्यते। और वैसे वायु का कहा है, सभी प्राकृत चेष्टाएं प्राकृत वायु करता है, और वो प्राणियों का प्राण है, और वो जब विकृत होता है तो व्याधि होती है। इसलिए कहते हैं गति दो प्रकार की है, प्राकृतों की और विकृतों की। प्राकृत कार्य करते हैं, विकृत विकृत कार्य करते हैं। इस प्रकार ये भिन्न भिन्न गतियों का वर्णन इस अध्याय में उन्होंने किया है।
उसका संक्षेप यहाँ पर किया है। अब इसमें अंतिम श्लोक पढ़ के फिर आगे पढ़ो 119। चरक सूत्रस्थान अध्याय 17 सूत्र क्रमांक 19। नित्यं सन्निहितामित्रं समीक्ष आत्मनम् आत्मवान् नित्यं युक्तः परिचरेत् इच्छन् आयुः निरत्वम् अनिरत्वम्। ये श्लोक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। नित्यम, ध्यान रखो, नित्य प्रतिक्षण। क्या ध्यान रखो? सन्निहित अमित्रम, अमित्र यानी अपने जो दोस्त नहीं है, ये कभी भी शत्रु हो सकते हैं। ऐसे दोषों, ये ऐसे दोष नाम की वस्तु अपने शरीर में नित्य है, सन्निहित है। स शब्द उपसर्ग है, निहित यानी साथ में है, नित्य साथ में है। कौन? अमित्रम। ये दोष कभी भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए उनको अमित्र कहा है। नित्यम सन्निहित स्मृति, ये ध्यान में रखना। वाग्भट कहता है ये ध्यान में रखो, स्मृति शब्द लगाया उसने। ये नित्य हमेशा साथ है। कहीं गलती करो तो ये अपने है मित्र जब तक अच्छे हैं, और जब बिगड़ जाते हैं तो वो शत्रु बन जाते हैं, अमित्र है। इसलिए समीक्ष आत्मानम, आत्मवान, अपना स्वास्थ्य की इच्छा रखने वाले आत्मवान व्यक्ति ने ये कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहे हैं, बढ़ तो नहीं रहे, क्षीण तो नहीं हो रहे, इसका नित्य ध्यान रखना है। इसलिए नित्यम युक्तः परिचरेत्, धीमी हमारा व्यवहार कैसा हो? जो शरीर के लिए उपयुक्त हो, ऐसा ही हो। आहार, आचार, विचार नित्य युक्त हो। और यदि आप युक्त आहार विहार नहीं करोगे तो ये मित्र कभी भी दुष्ट बन सकते हैं। और जिसको आयु चाहिए, दीर्घायु चाहिए, परिचरेत इच्छन आयु अनित्वरम, दीर्घायु चाहिए, वो भी सुखायु चाहिए, उसने ये ध्यान रखना है, स्मृति रखना है कि दोष शरीर में है जो हमारे अमित्र है। प्यार से संभाला तो मित्र है, गलती किए तो शस्त्र निकालते हैं। ये नहीं कहते चलो मित्र है संभालेंगे, नहीं, व्याधि करते हैं। इसलिए आत्मानम अभिसमीक्ष, आत्मवान होकर नियंत्रण रखते हुए अपने अपने आप को संभालना है और व्याधि होने से बचना है। अब 120 120 पढ़ेंगे और फिर रुक जाएंगे। फिर हम पुनः अपने मूल श्लोकों पर, जहां पर जिनको छोड़ दिया था उन पर जाएंगे अगले व्याख्यान में। पढ़ो। शिरोरोगः। चरक सूत्रस्थान अध्याय 17 सूत्र क्रमांक 120। तत्र श्लोको शिरोरोगः स हृद्रोगा रोगा मानविकल्पजाः क्षयाः सपीडकाः च उक्ता दोषाणां गतिः एव च कियन्तः शिरसि ये अस्मिन् अध्याये तत्त्वदर्शिना ज्ञानार्थं विषयां च एव प्रजानां च हितैषिणा। अब यहाँ पर तत्वदर्शिना महर्षिणा, आचार्यों ने, तत्वदर्शी है, इन्होंने इस अध्याय में वैद्यों के ज्ञान के लिए, और वैद्य कैसे? जो प्रजा का हित चाहते हैं, प्रजानाम हित एषिणः, षष्ठी बहुवचन, विषयाम ज्ञानार्थम, वैद्यों के ज्ञान के लिए,
और प्रजानाम कैसे? प्रजानाम हितेषणाम, ऐसे वैद्य जो प्रजा का हित चाहते हैं उनके ज्ञान के लिए हमने तत्वदर्शी महर्षियों ने इस अध्याय में उपरोक्त विषय यहाँ रखे हैं। कौन से? मान विकल्पजाः, मान प्रमाण, उनका विकल्प वृद्धि क्षय साम्यावस्था, इनसे उत्पन्न होने वाले शिरोरोग हृदरोग बताए हैं। ये कैसे है? मान विकल्पज है, इनमें मान विकल्प है, कोई वृद्ध है, कोई क्षीण है, कोई सम है। उनका क्षय होता है, उनके भी गुण बताए हैं। और इनके कारण से होने वाले पीड़िका भी बताए, जिसमें भी यही मान विकल्प है। और इसके साथ ये जो भिन्न भिन्न व्याधियां भिन्न भिन्न स्थान में होती है उनकी गतियां है वो भी हमने बताई। तिर्यक, अधो, ऊर्ध्व, प्राकृत, विकृत, ये भी हमने बताई है। इस प्रकार ये वैद्य के ज्ञान के लिए यहाँ पर हमने बताया है। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त करते हैं। रोग चतुष्क में ये अध्याय खत्म हुआ। अब हम इतना पढ़ने के बाद अब हम दोषों के वृद्धि क्षयावस्था का चिंतन अगले दिन करेंगे। आज यहीं रुकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न आया है। प्रश्न ऐसा है कि जो आपने प्रमेह चिकित्सा के बारे में बताया, संतर्पण और अपतर्पण ये दोनों ही हमें साथ में करने पड़ते हैं, तो इसके कोई आपके रुग्णानुभव या व्यवहारिकता में किस तरीके से रुग्ण में इसे उपयोग में लाया जाए, इसके बारे में थोड़ा करें। हाँ, जब रोगी बहुत ही दुर्बल होता है तो हेतु बंद करते हुए, हेतु तो बंद करने पड़ते हैं, फिर उसको उपवास नहीं दे सकते हैं, ज्यादा कर्षण भी नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आहार, लघुत्तम आहार, जांगल आहार और जो अनविष्यंदी आहार है उनसे धीरे धीरे भ्रूंघन करना पड़ता है। एक बार निरमावस्था आने तक इन द्रव्यों में तिक्त रस के अलावा अन्य कोई नहीं। तिक्त रस का पाचन वो भी मधुर तिक्त द्रव्यों से पाचन करना पड़ता है। और उसमें शतपुष्पा, शुंठी, उसके बाद सारिवा, जैसे मंजिष्ठा, ऐसे तिक्त मधुर द्रव्यों का प्रयोग करते करते उनमें धीरे धीरे भ्रूंगण और पाचन यह आहार के माध्यम से करना पड़ता है। और जब थोड़ा सा बल बढ़ने लगता है तब जाकर आप मांस रस का बस्ती दे सकते हैं, जांगल मांस रस का, हफ्ते में 2 बार। इससे बल बढ़ जाता है। तब तक सामान्य शमन, मृदुतम शमन चलने देना। ऐसे करते करते जब पूरी निरामावस्था आ जाती है, दोष निराम हो जाते हैं, उसके बाद आप श्लेष्मा का पिछले गुण कम हो जाता है, गुरु गुण कम हो जाता है, तब जाकर आप फिर उसको अभ्यंग, भ्रूंघण अभ्यंग, शालिशिष्टिक पिंड स्वेद, इनसे अभ्यंग, शिरोधारा, शिरस्तर्पण, ऐसे करते करते बल को बढ़ाते हैं। और जब थोड़ा सा बल आता है तब फिर कोई बलवान औषध का प्रारंभ करना पड़ता है। फिर थोड़ा सा बलवान औषध देकर फिर मांस रस का भ्रूंघण,
बस्ती के माध्यम से। इस प्रकार भ्रूंगण करते 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 समय बहुत जाता है, और खास करके अनुपदेश में तो बहुत कष्ट होते हैं। जंगल में उतने नहीं होते हैं। जंगल में आप दुग्ध का प्रयोग भी कर सकते हो बस्ती में, और गाय का शुद्ध करके दूध थोड़ा थोड़ा दे देकर आप अग्नि भी बढ़ा सकते हो और बल भी बढ़ा सकते हो। इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसमें समय बहुत जाता है। रुग्ण भी कंटाल जाता है और चिकित्सक भी कंटाल जाता है। लेकिन जिसके पास ये क्षमता है वो ये उस क्या कहते हैं इच्छा से वो करते रहता है। इस प्रकार बार बार भ्रूंगण, बार बार शमन ऐसे करते रहना है। खास करके वृद्ध व्यक्ति में, हमारे यहाँ एक नागपुर में संघ के एक प्रचारक ऐसे ही वितमाओं से शोणित बन गए थे। दुबले, रसक्षीण, रक्तक्षीण, मांसक्षीण, और उनको फिर वहां के वैद्य के द्वारा इस प्रकार भिन्न भिन्न भ्रूंगण 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 करते करते अभी 2 साल के बाद वो अपने प्राकृत कार्य करने लग गए हैं। अभी चलना पूरी तरह नहीं आ रहा है, लेकिन अभी अपने अपने सभी काम, बाहर जाना, गाड़ी बैठ जाना, बोलना। एक समय था कि वो पड़े रहते थे दिन भर, हाथ पैर भी हिलाना मुश्किल था उनके लिए। तो धीरे 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 करके होता है। ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, वो इने गिने हैं, लेकिन ये पद्धति है। इस पद्धति से में अभी भी एक पनवेल में पेशेंट है, उसको अग्नि इतना मंद है कि उसको भ्रूंगण करना बड़ी कष्ट। एक तो अनुपदेश है, वर्षा शुरू हो गई है, थोड़ा ज्यादा खाया तो पेट गड़बड़ करता है। अब इसको संभलते संभलते करना पड़ रहा है। समझ आता है, ऋतु बदलने की तक राह देखनी पड़ती है। ऋतु बदलने के बाद फिर भ्रूंगण करना, तब तक संभालना पड़ता है। ऐसे देना कि जो अब अनभिसंधि हो, लघु हो, उसका तर्पण, लाज तर्पण, शर्करा डालकर लाज तर्पण, दूध डालकर लाज तर्पण, ऐसे धीरे धीरे करना पड़ता है। कष्ट होते हैं। ये बहुत ही दुबले व्यक्ति हैं। जो मध्यम है उसको उतना कष्ट नहीं पड़ता। उनमें आप ये दीपन द्रव्य देकर भी, यानी पंचकुल सिद्ध यूष वगैरह देकर अग्निलिप्त कर सकते हो, और फिर क्रमशः आहार बढ़ा सकते हो। इस प्रकार आप कर सकते हो। सर, इसमें बस्ती विधि क्रम फॉलो करना जरूरत नहीं है क्या सर? हाँ? सिर्फ एक मांस रस बस्ती देना है और छोड़ देना, अनुवासन बस्ती नहीं देना है बीच में। बस्ती विधि क्रम फॉलो करना नहीं है। अनुवासन नहीं देना। यहाँ पर हफ्ते में 2 बार मांस रस बस्ती, लगभग 100 ml 50 ml जो भी आप दे सकते हैं, इसमें देते रहना है हफ्ते में 2 बार। और यदि निरावस्था है तो अभ्यंग और शाली षष्टिक पिंड स्वेद और शिरस तर्पण इत्यादि करके आप बल बढ़ा सकते हो। अभ्यंग से बल बढ़ता है बशर्ते निराम अवस्था हो। और उसके बाद उद्घर्षण भी किया जाए ताकि अभिसंधन, त्वचा अभिसंधन न हो, इसलिए ये कर सकते हैं। और कुछ? एक प्रश्न है, प्राकृत दोष तिन्ही गती प्राकृत, बट दोष आश्रय असेल त्याला प्रकोप म्हणतात, मग याचा संबंध स्वतंत्र परतंत्र व्याधी सोबत आहे का, आणि कालकृती म्हणावी का? हाँ, इसके लिए संदर्भ देखो, मैं बताता हूँ कि
गृहिणी अध्याय, चिकित्सा स्थान गृहिणी अध्याय। काढला का? तो अध्याय काढला. हा. सूत्र क्रमांक अध्याय श्लोक 37. दोषाणामपि च एवं स्यात् एकदेश प्रकोपणम्. प्राकृत रस धातु शरीर में ऊर्ध्व अध तिर्यक गति से घूमता है और जहां रुकता है वहां व्याधि करता है, और यही नियम दोषों के लिए है. दोषाणामपि एवं स्यात् एकदेश प्रकोपणम्. युगपत पूरे शरीर में घूमे फैलते हैं और वो कहीं रुक जाते हैं और व्याधि करते हैं, तो इसको परतंत्र प्रकोप माना जाता है. ये प्रकोप परतंत्र है, दोष स्वयं कुपित नहीं है. अब यहाँ जो जिस कारण से वहां रुक गए हैं वो कारण आपको ढूंढना पड़ता है. पुराना मार लगा हुआ है, या स्रोतो विस्तार है, स्रोत संकोच है, या कुछ मूलतः वहीं पर विकृति है, वक्रता है, तो ऐसे स्थानों में ये हो सकता है. इसको परतंत्र मानेंगे. प्रश्न यही था ना, या और कुछ था? हाँ सर, यही प्रश्न था. तो इनको परतंत्र माना गया क्योंकि ये कुपित नहीं है, उनके हेतु नहीं है. ये कहीं ना कहीं विकृति है शरीर में, इसलिए रुक रहे हैं. मार लगा था पहले, व्याधि हुई थी, जैसे कहीं मार लगा है घुटने को, बरसात शुरू हो गई तो वहां दर्द शुरू हो जाता है, प्राकृत दोष वहां बैठ गए हैं, व्याधि करते हैं. थोड़ा हाथ पर हिलाओ, चले जाएंगे. और कुछ? धन्यवाद सर, आज के प्रश्न हो गए हैं पूरे. हम कल फिर से सुबह 9:30 बजे मिलेंगे. उसमें हम इसी अध्याय से वापस फिर से आरंभ करेंगे. तो यही रुकते हैं. धन्यवाद.